हे क्लास 6 गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत मजे और अच्छे में होंगे। तो बेसिकली आज की इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, केमिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 6। तो आज हम लोग इस चैप्टर का चैप्टर पार्ट 4 कंप्लीट करने वाले हैं। एक्चुअली हमने काफी दिनों पहले ऑलमोस्ट कह सकते हो 1 वीक हो गया, उसके पहले मैंने पार्ट 3 अपलोड करा था। और पार्ट 3 में जो है हम लोगों ने लगभग पेज नंबर 73 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और आज मैं इसके आगे आपको बताने जा रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बर्निंग और कंबसन टेक्स प्लेस इन एयर। बेसिकली हम लोग क्या है ना कि लास्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक था वो था बेसिकली यूजेस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, जहाँ पे हमने फर्स्ट जो हमारा कंपोनेंट्स है जो कि ऑक्सीजन था उसका यूजेस पढ़ रहे थे। और ऑक्सीजन के 2 यूजेस पढ़ना था, जिसमें फर्स्ट आपका रेस्पिरेशन और सेकंड है बर्निंग और कंबसन। और जो रेस्पिरेशन वो हमने पार्ट 3 जो है उसमें कंप्लीट कर लिया था। और आज पार्ट 4 इस वीडियो में जो है बेसिकली हम लोग बर्निंग और कंबसन, जहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बट एज यूजुअल यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, मुझे पता है कि मैं वो मतलब आपको रेगुलर वीडियोस नहीं दे पा रहा हूँ, टाइम टू टाइम अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, डेली अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। बट जब जब मुझे टाइम मिल रही है मैं कोशिश कर रहा हूँ अपलोड करने की। तो गाइस आप प्लीज निराश से नाराज ना हुए। आप जो भी नीड्स है ना, वो जो एक्सेस के सॉल्यूशंस, एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन, वो मैं सब कुछ पूरी करवाने वाला हूँ। बस थोड़ी-सी टाइम लग जा रही है, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ टाइम टू टाइम अपलोड करने की। जब भी मुझे फ्री टाइम मिल रहा है, मैं अपलोड कर रहा हूँ गाइस। तो और भी दिस यू माइट हैव सीन अ बर्निंग कैंडल, अ बर्निंग पेपर, अ बर्निंग स्प्लिंटर व्हेन दे बर्न। देखो, आपने अक्सर अपने आस-पास में बहुत सारी चीज़ों को ना जलते हुए देखा होगा, बर्न करते हुए देखा होगा। और ये जो चीज़ें आपने अपने आस-पास में जलती हुई देखा है ना, वो सभी के सभी जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस की वजह से ही जल पाता है। यदि ये ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता ना, तो ये जो कंबशन है, ये जो आग जल रही है, वो बिल्कुल संभव नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोग कंबशन का डेफिनेशन देखते हैं और फिर इसके आगे देखेंगे कि कंबशन जो है वो क्यों हो पाता है, कोई भी चीज जो है वो बर्न कैसे और क्यों हो पाता है। तो देखो, बर्निंग बेसिकली ना एक प्रोसेस है। बर्निंग जो है एक प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस होती है, जो सब्सटेंसेस जैसे कि आपका पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड्स हो गया, या फिर पेपर हो गया, आपका जो भी आपका कैंडल हो गया, तो ये सब सब्सटेंसेस क्या करते हैं कि केमिकली रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन इसके साथ मिल जाता है। और जब ये प्रक्रिया हो रही होती है तो बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी जो है वो रिलीज हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कंबशन कहते हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं क्या है ये। तो बर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस वो केमिकली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, और केमिकली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और इस तरह से बहुत अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करती है। और ये जो एनर्जी है वो हीट और लाइट के फॉर्म में होता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं कंबशन। तो यहाँ पे देख सकते हो आगे क्या लिखा हुआ है कि जो बर्निंग ना एक फास्ट प्रोसेस है जो कि बहुत तेजी से होता है, और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर जो है वो प्रोड्यूस होता है अलोंग विथ। तो यहाँ पे एक रिएक्शंस के रूप में देख सकते हो, ये आपका सब्सटेंसेस है, ये था आपका ऑक्सीजन। तो सब्सटेंसेस जैसे कि यहाँ पे ले सकते हो, आपका वुड है, पेपर है, इवन आप जो भी चीजों को जला जिससे भी आग निकलती है उन सभी की चीजों को आप सब्सटेंसेस कह सकते हो। तो सब्सटेंसेस ऑक्सीजन के साथ मिलती है और एक प्रोसेस होती है बर्निंग का। बर्निंग एक फास्ट प्रोसेस है जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन सब्सटेंस के साथ मिल जाती है और सब्सटेंसेस को ना ऑक्सीडाइज कर देती है। देखो, इसके बारे में, इन टर्म्स के बारे में, ऑक्सीडाइज के बारे में आगे के चैप्टर्स और आगे क्लासेस में आप पढ़ने वाले हो। तो ये जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी। और ये जो एनर्जी है वो 2 फॉर्म्स में होता है। पहला आपका लाइट एनर्जी, दूसरा होगा आपका हीट एनर्जी के फॉर्म में। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इस सब्सटेंसेस का लाइट और हीट में चेंज होने का, ये आपका कहलाता है कंबशन। तो देखो क्या लिखा हुआ कि बिना ऑक्सीजन के कोई भी सब्सटेंसेस जो बर्न हो रहा है वो बर्न नहीं हो। तो इस चीज को साबित करने के लिए कि ऑक्सीजन ना काफी ज्यादा नेसेसरी है, एयर काफी नेसेसरी है कोई भी चीज को बर्न करने के लिए, उसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है। चलिए इस एक्टिविटी को समझते हैं और फिर आपको समझाते हैं और बताते हैं कि जो एयर है ना वो कैसे किसी भी चीज के बर्निंग के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो आप यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 12 में देख सकते हो, ये जो एक्टिविटी है वो आपको बताता है कि कैसे जो एयर है ना वो बहुत ही नेसेसरी है बर्निंग के लिए। देखो, ये मेरी आदत है, जब भी मैं किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ और वहां पे कोई ना एक्टिविटी दी रहती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको साथ में एक्टिविटी भी समझा दूं, ताकि इस टॉपिक को समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाए और सिंपल हो जाए। तो देखो, इस एक्टिविटी करने के लिए आपके पास एक कैंडल होना चाहिए और उस कैंडल को एक टेबल पे रख दो। और अब क्या करो, मैच स्टिक के हेल्प से इस कैंडल को बर्न करो। तो जैसे आप मैच स्टिक की हेल्प से कैंडल को बर्न करते हो तो आपको ना एक फ्लेम नजर आती है। नहीं, कैंडल जब बर्न होता है तो आपको फ्लेम जो है वो नजर आती है। अब क्या करो, उसे कवर कर दो। ये जो बर्निंग कैंडल है उसे एक ग्लास से कवर कर दो, एक ग्लास से, मतलब जिसका ऊपर का भाग खुला नहीं रहना चाहिए, ऊपर का भाग जो वो भी बंद होना चाहिए। तो इस तरह के ग्लास है उसे आप क्या करो, आप पैक कर दो। तो फिर आप कुछ देर के बाद देखते हो, कुछ मिनट्स के बाद देखते हो जो फ्लेम है वो आना बंद हो गया। क्या आपने कभी इसके पहले ऑब्जर्व करा है ऐसा?
आई थिंक आपने बहुत लोगों ने किया होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी किया होगा, खैर कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जब आप कैंडल को ऐसे बर्न करते हो और एक गिलास से लाके ढक देते हो ट्रांसपेरेंट गिलास से, फिर आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि कुछ मिनट्स के बाद जो ये आग है, जो फ्लेम था वो बुझ जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, जलता ही नहीं है। तो पता है इसके पीछे का कारण क्या है? ये इसलिए हो पाता है क्योंकि जो ऑक्सीजन था एयर में वो ट्रैप्ड हो गया इन्वर्टेड ग्लास से। जब हमने गिलास से उसे ढक दिया तो एयर में जो भी ऑक्सीजन था वो उस ग्लास के अंदर ट्रैप हो गया, और जितनी ऑक्सीजन थी उस ऑक्सीजन का जो इस्तेमाल है वो कैंडल ने बर्न होने के लिए कर लिया। और जैसे ही गिलास के अंदर का जो ऑक्सीजन है वो फिनिश हो गया, मीन्स खत्म हो गया, और बाहर से कोई ऑक्सीजन अंदर जा नहीं पाया, तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो कैंडल था वो हमारा बुझ जाता है। दिस प्रूव्स दैट एयर, दैट मीन्स ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। जहां से हमें पता चलती है कि जो एयर है, मीन्स जो ऑक्सीजन है वो बर्निंग के लिए काफी नेसेसरी है। जस्ट लाइक हम लोग को ना ऑक्सीजन चाहिए ब्रीदिंग करने के लिए, उसी तो तरह अभी से तक हमने ऑक्सीजन का जो दो यूजेस है, पहला यूजेस था रेस्पिरेशन और दूसरा बर्निंग। तो अब हम लोग दोनों इस रिएक्शन को, एक रेस्पिरेशन और दूसरा बर्निंग को ना कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके इस कंपैरिजन को पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे कि रेस्पिरेशन और बर्निंग आपस में कैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है। रेस्पिरेशन और बर्निंग में ना कुछ सिमिलरिटीज भी, सिमिलरिटीज मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन चीजें हैं, और साथ ही साथ रेस्पिरेशन और बर्निंग में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल कॉमन नहीं है। तो चलिए उन्हें एक करके हम लोग देखते हैं। तो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हो रहा था, तो बर्निंग के लिए भी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हो रहा था, तो ये दोनों हो गया कॉमन। रेस्पिरेशन में भी जो रिजल्ट प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर होता है, और यहाँ भी बर्निंग में भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर होता है। तो ये दोनों चीज क्या हो गया, ये हो गया सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज मतलब कि बर्निंग और रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेस में ये जो चीजें हैं वो कॉमन है। बट मेजर जो डिफरेंसेस है वो देखो अब कि रेस्पिरेशन में ना स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। और आपको पता है ये रेस्पिरेशन है ना, इसीलिए आपका जो बॉडी है वो हमेशा गर्म रहता है। जो हम ह्यूमंस है ना उसकी नॉर्मल टेम्परेचर आपको पता होगा 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमेशा शरीर में बनी रहती है, क्योंकि आप जब ये रेस्पायर करते हो ना तो रेस्पिरेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है, तो उस एनर्जी में साथ साथ में हीट अमाउंट भी रिलीज होती है, और इसी हीट अमाउंट की वजह से जो हमारा शरीर है वो गर्म होता है। दूसरी ओर बर्निंग है, तो बर्निंग में क्या लिखा हुआ है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, और जब बर्निंग होता है तो बहुत अधिक मात्रा में जो एनर्जी है वो रिलीज होता है। और ये जो एनर्जी है ना वो कौन से फॉर्म में होता है, तो वो होता है हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी के फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का सेकंड पॉइंट है कि एक स्लो प्रोसेस है, और हम जानते हैं कि जो बर्निंग है ना वो एक बहुत फास्ट प्रोसेस है। जैसे ही आप माचिस की तिल्ली जलाते हो तो माचिस तुरंत जल जाता है, और कहीं पेट्रोल डीजल रहा तो और भी फास्ट रिएक्शन हो जाती है। रेस्पिरेशन एक नेचुरल और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक नेचुरल प्रोसेस प्राकृतिक रूप से है, और ये कंटिन्यूअस है, ये कभी बंद नहीं होता। यदि ये बंद हो गया तो समझो इंसान ही बंद हो जाएगा। इंसान वो मशीन है, वो तब तक चलता रहेगा जब तक रेस्पिरेशन होगा, और जैसे ही रेस्पिरेशन खत्म हुआ इंसान ऑफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मशीनी केस में ऐसा नहीं है। जो बर्निंग है वो आपका आर्टिफिशियल है, और ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसे आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, आप चाहो तो इसे डिसकंटिन्यू कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, मतलब जितनी सब्सटेंसेस होंगी, जितने फ्यूल्स होंगे, और फ्यूल्स के हिसाब से ही डिपेंड होगा कि कंबशन और बर्निंग कितनी देर तक चलेगी। लकड़ियां कम है तो आग बुझ जाएगी, लकड़ियां ज्यादा है तो जब तक लकड़ियां खत्म नहीं होता हो जाती है तब तक जो आग है वो जलता रहेगा। तो इसको ऐसे समझ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेशन में कि इट टेक्स प्लेस एट बॉडी टेम्परेचर। जो रेस्पिरेशन है वो बॉडी टेम्परेचर में ही हो जाता है। बट जो बर्निंग है ये टेक्स प्लेस होता है हायर टेम्परेचर विच नीड्स इनिशिएशन। देखो, कोई भी चीज को बर्न करने के लिए, कोई भी चीज को बर्न करने के लिए आपको एक बार स्टार्टिंग में उसको इग्निशन देना होता है। हो सकता है वो आप माचिस जलाते हो, एनर्जी लेने से पहले एनर्जी देनी होती है। तो ये जो एनर्जी हम लोग देते हैं वो अधिक होता है कंपेयर टू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइम में भी आपको जो है वो एनर्जी देना होता है, बट हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर उससे सारा कुछ मैनेज हो जाता है। तो 37 डिग्री बहुत अधिक टेम्परेचर नहीं है, बट जो आपका कंबशन है वहां पे ना आपको अधिक टेम्परेचर देनी होती है, ताकि जो आपका चीजें हैं वो आपस में बर्न कर सके। तो बेसिकली ये चार से 3 से 4 पॉइंट या फिर 6 पॉइंट थे बर्निंग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग देखेंगे कि हमारे लिए फ्यूल कितनी आवश्यक है, फ्यूल क्या होती है। देखो, एक छोटा सा टॉपिक है जो यहाँ पे छूट गया था, फ्यूल्स। ये फ्यूल्स क्या है? तो फ्यूल्स बेसिकली वो सब्सटेंस है जो बर्न होता है। आप पेपर को जलाते हो या फिर कोयले को जलाते हो, लकड़ियों को जलाते हो, तो ये जो जलने के बाद एनर्जी दे रही है ना, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, तो ये जो सब्सटेंसेस जो बर्न हो रही है वो कहलाता है फ्यूल्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि substances which are burned to produce large amount of energy in the form of heat and light are known as fuel। तो फ्यूल आपका वो सब्सटेंसेस है जो बर्न होने के बाद लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड
लाइट। तो ये छोटी सी डेफिनेशन फ्यूल का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वो एक छोटी सी रिएक्शन है, और रिएक्शन में आपको दिखाना है कैसे एक फ्यूल यानी कि जो एक सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये जो प्रोसेस है बर्निंग का करता है, और बर्निंग का प्रोसेस होने के बाद अधिक अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है। और जो ये एनर्जी है वो कौन से फॉर्म में होगा, तो वो होगा लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी के फॉर्म में। देखो एनर्जी के लिए ना आपके आगे बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे जहाँ पे सिर्फ आपको एनर्जी के बारे में पढ़ना होता है। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं, उन्हीं में से हीट और एक लाइट एनर्जी है जो कि यहाँ पे बर्निंग के बाद बनता है। और बर्निंग में साथ ही साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा और वाटर वेपर भी बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है इसलिए हम लोग कहते हैं धुआं धुआं आ रहा है, और जो आपका वाटर वेपर है वो आपका कैसे होता है ना, वेपर है जो कि वाष्पीकृत होकर के ऐसी एयर में चला जाता है, तो आपको पता नहीं चल पाता है। अब आपको कुछ फ्यूल्स के बारे में पढ़ना है, जहाँ पे कुछ फ्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं ना, फ्यूल्स जो है बर्न होने के बाद फायर प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ कुछ फ्यूल्स ऐसे होते हैं जो बर्न होने के बाद सिर्फ हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप एलपीजी ले सकते हो। तो एलपीजी देखना अपने घर पे जो सिलेंडर होते हैं खाना पकाने के लिए, वो सिलेंडर से कभी ना आग आग नहीं निकलती जैसे कि लकड़ी से निकलता होता है। तो यहाँ पे जो एलपीजी है वो बर्न होने के बाद वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है ज्यादा, वो सिर्फ प्रोड्यूस कर रहा है हीट और लाइट एनर्जी। लेकिन जब आप लकड़ियों को बर्न करते हो, जब वुड्स को बर्न करते हो, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे ना बहुत ह्यूज अमाउंट में फायर निकलते हैं। फायर मतलब आग निकलती है। कुछ फ्यूल्स होते हैं जो फायर प्रोड्यूस करते हैं और फायर के रूप में हीट और लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि कुछ कुछ फ्यूल्स ऐसे होते हैं जो बर्न तो होते हैं लेकिन वो फायर नहीं देते। जैसे कि आप देखो एलपीजी, जब इसे आप जलाते हो तो यहाँ से फ्लेम नहीं निकलती है। कुछ एग्जांपल आपके फ्यूल्स के यहाँ पे दिए पड़े, जैसे कि देख सकते हो वुड है, कोल है, कुकिंग गैस है, पेट्रोल है, केरोसिन है और सीएनजी है। जो फ्यूल्स है ना वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और इन एनर्जी का जो हम लोग यूजेस करते हैं कुकिंग के लिए, ऑटोमोबाइल्स गाड़ियों को चलाने के लिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके तो गाइस आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, और जहाँ पे समझ नहीं आया ना तो बिंदास होकर के बेशक होकर के आप ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि सर ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको समझ नहीं आई है। तो चलिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, और अब आगे बढ़ते हैं। और आगे देखो ना कुछ फ्यूल्स जो है उनके यूजेस लिखे पड़े हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम से पूछे जाते हैं अक्सर कि कोल का यूज कहाँ पे करते हैं, और जो डिफरेंट डिफरेंट आपका सब्सटेंसेस है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल्स है उनका यूज हम लोग बेसिकली कहाँ पे और किस रूप में करते हैं, तो वो आपको जानना जरूरी है। तो चलो इसे भी देख लेते हैं। जो फर्स्ट फ्यूल है आपका वुड और चारकोल, इसका हम लोग यूज करते हैं बेसिकली फ्यूल के रूप में। इनका जो हम लोग यूजेस है वो बहुत पुराने टाइम से करते आ रहे हैं, और इसी से वुड से बनता है आपका चारकोल। तो चारकोल इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड, जैसे कि इसको ऐसे समझो ना, जब आप वुड को जलाते हो, लकड़ियों को जलाने के बाद, जलने के बाद, तो वो जो लकड़ी बचता है ना काला काला जो आधा आधा जला हुआ रहता है, उसे हम लोग कहते हैं चारकोल। और इसे फिर दोबारा सुखाने के बाद जलाया जा सकता है, तो इसे हम लोग चारकोल कहते हैं। तो ये जो चारकोल है या फिर जो वुड है, इसका इस्तेमाल हम लोग काफी दिनों से करते आ रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो ना सड़क किनारे भूजा बेच रहा होता है, या फिर सड़क किनारे वो ना जो मक्का बेच रहा होता है ना पका पका के, तो पकाने के लिए देखना वो जो कोयले का इस्तेमाल करता है ब्लैक ब्लैक कलर की, वो लकड़ी की कोयले होती है जिसे हम लोग चारकोल कहते हैं। नेक्स्ट फ्यूल है कोल, और ये जो कोल है वो आपका एक फॉसिल फ्यूल है जो हम लोग माइंस से निकालते हैं। तो देखो कोल के बारे में आप लोग डिटेल्स में आगे के क्लासेस में पढ़ोगे कि कैसे जमीन के अंदर जो है ना बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े एरिया में जो कोल है फैले हुए होते हैं। और नेक्स्ट फ्यूल हमारे पास है पेट्रोल, केरोसिन और डीजल। इसके बारे में तो आप जानते होंगे, जो आपकी गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, बाइक से, वो पेट्रोल से चलती है। फिर डीजल है, जहाँ पे जो बड़ी बड़ी ट्रक और बसेस होती है ना, वो डीजल से चल रही होती है। नेक्स्ट आपको याद रखनी है सीएनजी। तो ये जो सीएनजी, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इन शॉर्ट में इस गैस के बारे में बताऊं तो एलपीजी गैस जो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कह सकते हो कुकिंग गैस के रूप में इसका हम लोग काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो केमिकल नेम है वो होता है आइसोब्यूटेन एंड ब्यूटेन। यदि आपसे पूछा जाए कि एलपीजी गैस में बताओ जो गैस उसका केमिकल नेम क्या है, तो वो है आपका आइसोब्यूटेन एंड ब्यूटेन। और बहुत बार क्या होता है कि इस गैस का जो इस्तेमाल हम लोग कुकिंग के अलावा लेबोरेटरीज पर्पसेस में भी करते हैं, और ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है सिलेंडर के रूप में। सिलेंडर में भरे हुए आपको मार्केट में, आपने अक्सर वो रेड कलर वाले सिलेंडर जो है वो आपने देखा होगा, और ये आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, कुकिंग के लिए करते हैं, और साथ ही साथ लेबोरेटरी पर्पसेस भी करते हैं, और भी बाकी जगहों पे आपने देखा होगा। और मार्केट में जिस सिलेंडर के रूप में मिल जाता है, लेकिन जो बड़े-बड़े शहर है ना, जो बिग सिटीज होती है, वहाँ पे ये जो है वो आपको पाइप के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुँचाया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो है स्मॉल अमाउंट में फॉल मिलाए जाते हैं। फॉल मतलब वो सब्सटेंस कुछ ऐसी कह सकते हो महकने वाली चीजें डाली जाती है, जिसकी वजह से रही इसकी जो लीकेज है उसको हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये था आपका एलपीजी, और देखो लास्ट में लिखी पड़ी कि एलपीजी और जो सीएनजी है ना, वो मॉडर्न डे फ्यूल्स है। मॉडर्न डे फ्यूल्स मतलब ये प्रेजेंट टाइम में यूज किए जाने वाले सबसे अधिक फ्यूल्स हैं, और सबसे ज्यादा डिमांड इन फ्यूल्स का है। विच डू नॉट लीव एनी रेसिड्यू ऑन बर्निंग। और सबसे ज्यादा डिमांड होने का कारण ये है क्योंकि ये बर्निंग के बाद किसी भी तरह के राख और रेसिड्यू नहीं छोड़ते हैं। लेकिन इससे पहले जब हम लोग और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस जो कि आपका एटमॉस्फेयर में है, और वो है
नाइट्रोजन। देखो इसका क्वांटिटी तो एटमॉस्फेयर में ज्यादा है बट इंपॉर्टेंस ऑक्सीजन के कंपेयर में थोड़ी कम है, इसलिए मैंने कहा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस इन एटमॉस्फेयर जो कि है आपका नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है बाय वॉल्यूम 78% पाया जाता है। आई थिंक ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। बाय वॉल्यूम एटमॉस्फेयर में 78% पाया जाता है और ये भी एक बहुत ही विटल इंपॉर्टेंस है प्लांट्स लाइफ के लिए, अरे वो बहुत ज्यादा जरूरी एलिमेंट्स है प्लांट्स के लिए। देखो क्या लिखा हुआ है कि इट इज नीडेड टू प्रिपेयर विटल न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन। देखो ये जो प्रोटीन है ना, ये देखो आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए प्रोटीन काफी आवश्यक है और इस प्रोटीन के लिए आपको चाहिए होते हैं नाइट्रोजन। तो एवरी लिविंग बीइंग जो है उसे प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए होता है और जो प्लांट्स है वो क्या करता है इस नाइट्रोजन को प्रोटीन में कन्वर्ट कर। तो इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है ना वो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स के लिए काफी नेसेसरी है। आपको पता है ये जो प्रोटीन है ना वो हमारे शरीर में तो फॉर्मेशन होता ही नहीं है, हम इस नाइट्रोजन का यूज करके प्रोटीन बना ही नहीं सकते। हमारे शरीर का बनावट और डिजाइन ऐसा नहीं है कि हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके प्रोटीन में उसे चेंज कर सके। तो आखिर ये प्रोटीन बनाता कौन है और हमारे पास ये प्रोटीन आता कैसे है? तो भाई ये जो प्रोटीन है वो बनाने का काम करता है प्लांट्स। जैसे कि आपने देखा कि प्लांट्स जो है वो आपको फूड देती है, प्लांट्स का ही इस्तेमाल, प्लांट्स के फूड्स का इस्तेमाल करके आप एनर्जी पाते हो और प्लांट्स ही आपके लिए प्रोटीन बनाती हो और इस प्रोटीन का इस्तेमाल आप करते हो। प्लांट्स जो है वो क्या करती है इस नाइट्रोजन को प्रोटीन में चेंज करती है और इस प्रोटीन का इस्तेमाल अब एनिमल्स और ह्यूमंस इन प्लांट्स को खा के करता है, प्लांट्स को यूज करके करता है, प्रोटीन को लेता है। जैसे मान लो सोचो ऐसे ही जो बड़ी बिग एनिमल्स होती है जैसे कि आपका शेर है या फिर जो चीता है, जो जो टाइगर है, बड़े जानवर है, वो पेड़ पौधे को तो खाते ही नहीं है। तो प्रोटीन पेड़ पौधे से उसके पास पहुंचता कैसे? तो उसके पास पहुंचता है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे? कि मान लो ना जो पेड़ पौधे हैं उसे खाया किसी खरगोश ने, उसे खाया किसी बकरे बकरियों ने और उन बकरे बकरियों और खरगोश को शिकार कर लिया शेर और चीते ने। तो इस तरह से जो प्रोटीन है पेड़ से वो एनिमल्स के थ्रू होते हुए जो बिग एनिमल होती है उसके पास पहुंच जाती। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि जो प्लांट से प्रोटीन है वो हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेते हैं। नाइट्रोजन कैन नॉट बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय प्लांट्स। देखो जो नाइट्रोजन आपका एटमॉस्फेयर में वो सॉइल में मिक्स होता है नाइट्राइट्स के रूप में, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के रूप में और फिर उसका एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट्स के द्वारा इन सॉल्युबल फॉर्म। और ये जो फिनोमिना होती है उसे कहते हैं हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन। बेसिकली इसको ऐसे समझो शॉर्ट में कि जो नाइट्रोजन है उसका इस्तेमाल ना प्लांट डायरेक्टली कर पा रहा है और ना ही ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। ये जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है वो चेंज होता है नाइट्राइट्स और नाइट्रेट में और मिक्स होता है सॉइल में और फिर सॉइल जो है न्यूट्रिएंट्स को, एलिमेंट्स को, इन न्यूट्रिएंट्स को, कंपाउंड्स को प्लांट्स के रूट के थ्रू प्लांट को सेंड करता है और हमें प्राप्त होती है ये प्लांट से। एंड नाइट्रोजन इज आल्सो प्रेजेंट इन एंजाइम्स एंड हार्मोन्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। नाइट्रोजन जो है वो लिविंग बीइंग्स के एंजाइम्स और हार्मोन्स में ये प्रेजेंट होती है। चलिए अब हम लोग समझते हैं बहुत शॉर्ट में कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो बेसिकली क्या होता है। ये बहुत बहुत बार एग्जाम्स में ना 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं कि व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसका डेफिनेशन बेसिकली आपको बतानी है। चलिए देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो फ्री नाइट्रोजन एयर में है वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन के कंपाउंड में, लाइक नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। देखो नाइट्राइड एंड नाइट्रेट्स जो है वो नाइट्रोजन के कंपाउंड है और ये कन्वर्ट होकर बनती है जो फ्री नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट है उससे, और जिसका इस्तेमाल जो है वो प्लांट्स करता है एज ए न्यूट्रिएंट्स और इसी न्यूट्रिएंट से प्रोड्यूस होता है आपका प्रोटीन। तो कह सकते हो नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें फ्री नाइट्रोजन जो एयर में है वो कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन कंपाउंड में, लाइक नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स एंड विच आर यूजफुल फॉर प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। चलिए तो ये जो छोटी सी टॉपिक थी आई होप आपने इसको समझ लिया होगा और अब आपको नाइट्रोजन की कुछ और यूजेस देखनी होती है, नाइट्रोजन कुछ और यूजेस देखना है एटमॉस्फेयर में। तो बेसिकली आपको ध्यान देना है कि जो नाइट्रोजन है ना वो क्या करती है, डाइल्यूट द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। यानी कि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना एयर में जो आपको आग लगाती है और आग लगाने में जो ऑक्सीजन हेल्प करती है उसे कंट्रोल करने में नाइट्रोजन हेल्प करता है। ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है एयर में उसे कम करती है और जब कहीं पे आग लगी हुई रहती है उसे कंट्रोल करने में नाइट्रोजन जो काफी बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसका डेंसिटी, ऑक्सीजन का जो इफेक्ट है वो नाइट्रोजन डाइल्यूट करता है, दैट मींस कम करता है। Thus, it controls combustion as it does not support burning। और इस तरह से जो combustion है, जो burning है, वो कंट्रोल में रहता है क्योंकि नाइट्रोजन जलता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स और इसे नाइट्रोजन का यूज हम लोग फर्टिलाइजर्स के रूप में भी करते हैं। आपने कभी बहुत बार यूरिया का नाम सुना होगा। यूरिया एक केमिकल है, एक खाद है जिसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, खेतों में करते हैं।
नेक्स्ट है इट इज यूज्ड फॉर फूड पैकेजिंग। और अक्सर आपने नाइट्रोजन के बारे में सुना होगा कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम लोग फूड पैकेजिंग में करते हैं। फूड पैकेजिंग मतलब ये जो बड़े बड़े चिप्स के पैकेट आपको फुली फुले और बहुत बड़े बड़े लगते हैं ना, तो ये जो फुले फुले और बड़े बड़े चिप्स के पैकेट हैं वो बड़े इसलिए हैं क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस डाली हुई रहती है। और जैसे ही आप एक बार पैकेट को फाड़ते हो तो 5 रुपए की आप कुरकुरे लेते हो, उसमें से बस 4-5 8 या फिर मुश्किल से 5-10 पीस ही निकलते हैं उसके अंदर से कुरकुरे हैं। और देख करके ये जो पैकेट वो काफी बड़ा लगता है। तो जो पैकेट बड़ा लगता है ना उसमें क्या डाला हुआ है, नाइट्रोजन। अच्छा ये नाइट्रोजन किस लिए डाला हुआ रहता है, तो एक तो साइज को बड़ा करने के लिए ताकि वो थोड़ा सा भरा भरा और अच्छा दिखे, और दूसरा आने वाली चीजें होती है पैकेट्स के अंदर उससे खराब होने से नाइट्रोजन बचाता है, क्योंकि ये इनर्ट गैसेस होती है। इनर्ट कहने का मतलब नाइट्रोजन जो है वो जनरली फूड में जो कंपाउंड्स होते हैं उसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और इस तरह से फूड को खराब होने से बचा लेते हैं। तो ये था आपका नाइट्रोजन, और इस तरह से जो नाइट्रोजन का यूजेज था वो भी हमने देख लिया, और ऑक्सीजन जो था वो भी कंप्लीट हो गया। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।